सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आइए एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए आपको ले चलता हूँ कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता के उस अवशिष्ट अंश की ओर जहाँ कवि ने प्रकृति का यथार्थपरक चित्रण करते हुए हम सभी को प्रकृति की ओर उन्मुख किया है। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व अंश में आपने देखा कि किस तरह से कविवर केदारनाथ अग्रवाल चंद्रगहना से लौटती बेर चंद्रगहना नामक गांव से लौटते हुए खेत की मेड़ पर बैठकर जो प्राकृतिक दृश्य उन्होंने अपने नेत्रों के माध्यम से अवलोकित किए, उसका यथार्थपरक चित्रण कवि द्वारा किया गया। आपने देखा कि प्रकृति का बहुत ही सुकोमल, बहुत ही सुंदरतम स्वरूप के चित्र उन्होंने खींचे हैं। जहाँ देखा आपने कि एक चने का पौधा एक दूल्हे के रूप में उन्होंने चित्रित किया, साथ ही अलसी की पौध को आपने देखा वराकांक्षिणी कन्या के रूप में उसको भी वर्णित किया है। इसी तरह से सरसों को परिपक्व विवाह योग्य कन्या के रूप में दर्शाया गया। साथ ही विभिन्न प्रकार के आपने देखा प्राकृतिक उपादानों का उन्होंने चित्रांकन बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर किया है। हम सभी को वह आकर्षित करता है। अब आगे की जो पंक्तियाँ हैं, अवशिष्ट अंश में कविवर केदारनाथ अग्रवाल प्रकृति के उस आकर्षण विहीन स्वरूप की ओर बढ़ते हैं जहाँ उनको मेड़ पर बैठे बैठे दूर जहाँ पृथ्वी का भूभाग थोड़ा उन्नत है, वहाँ पर जहाँ पर्वतीय श्रृंखलाएं काफ़ी बेडौल तरीके से, काफ़ी अस्त व्यस्त तरीके से विद्यमान हैं, साथ ही उस बंजर भूमि की ओर भी उनकी दृष्टि जाती है और साथ ही विभिन्न प्रकार के पंछियों के स्वर के माध्यम से भी उन्होंने प्रकृति के कुछ चित्र अपने आँखों से यहाँ पर चित्रित किए और उनको वर्णित करते हुए कवि अग्रिम पंक्तियों में कहता क्या है, आज हम उसकी ही चर्चा करेंगे। देखिए, अगली पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हैं, बांझ भूमि पर इधर उधर रीमा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं, सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर टें 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 टें, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता सारस का स्वर टिरटों टिरटों, मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुनूं चुप्पे चुप्पे। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही हम सभी को प्रेम विभोर कर देने वाला, हम सभी को एक तरह से प्राकृतिक रंग में रंगने वाला ये वर्णन कविवर केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा किया गया है। कवि ने इससे पूर्व की पंक्तियों में आपने देखा कि किस तरह से उसने एक स्वयंवर प्राकृतिक वातावरण में प्रस्तुत किया। उसके बाद उसने देखा कि अपने पांव तले जो एक पोखर है, उस पोखर की क्या गतिविधियां हैं, पोखर में किस तरह से जल की जो शुद्धता है प्राकृतिक वातावरण में, ग्रामीण परिवेश में जलीय विशुद्धता का वर्णन उन्होंने उसमें किया। देखा कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंभा के माध्यम से कवि ने एक सुंदर उपमा उससे द्योतित करते हुए उपमान दिखलाते हुए कवि ने बहुत अच्छा सूर्य की रश्मि का वर्णन किया। साथ ही जल की शुद्धता के साथ साथ विभिन्न पंछियों का, जहाँ पर एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया के माध्यम से कवि ने एक इस रूप का भी वर्णन किया प्रकृति के बीच, और भी अन्य वर्णन करते हुए काफ़ी आगे अब कवि क्या बताता है उसको देखिए। कवि कहता है कि जहाँ कवि मेड़ के पास चंद्रगहना से लौट कर करके प्राकृतिक विभिन्न उपादानों का नेत्राभिराम दृश्य का अवलोकन कर रहा है, उसी अवलोकन में वह एक प्रकृति का उस रूप का भी दर्शन करता है जो आकर्षण विहीन है, जिनमें बहुत ज़्यादा प्रेम जिसके प्रति उत्पन्न नहीं होता। और प्रकृति का यह भी है, प्रकृति जहाँ कहीं स्वरूप भी है तो कहीं कुरूप भी है। कहीं कहीं आपको बंजर भूमि जो आकर्षण विहीन होती है, कहीं कहीं बेतरतीब
अस्त व्यस्त तरीके से दूर दूर दिशाओं तक फैले हुए पठारी क्षेत्र जो होता है, जहाँ पर हरी भरी घास भी नहीं होती और भी कांटेदार कुरूप बहुत तरह के विभिन्न प्रकार के वृक्ष जो है धरती की शोभा को द्विगुणित नहीं करते, हमारे अंदर आकर्षण पैदा नहीं करते। कुछ ऐसे ही स्वरूप की चर्चा करते हुए कवि आगे बढ़ता है और उसका वर्णन करते हुए कहता है कि चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, कवि जहाँ बैठा है उससे दूर देखता है कि पठारी क्षेत्र की ओर उसकी दृष्टि जाती है, जहाँ बेतरतीब गढ़े हुए अस्त व्यस्त इधर उधर जो बेतरतीब हैं, बेढंग हैं, बेडौल हैं, ऐसे क्या हैं, चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी, बहुत ही विस्तार लिए हुए जो अनगढ़ हैं, जिनमें एक सुडौलता नहीं है, जिनका एक सुंदर स्वरूप नहीं है, अपितु अस्त व्यस्त तरीके से काफी बेतरतीब तरीके से जो स्थित हैं, ऐसे कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां, ऐसी कम ऊंची, बहुत उच्चता को जो प्राप्त नहीं है अपितु अल्प उच्च हैं, ऐसी पहाड़ियां कम ऊंची 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 आप देख रहे हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है। कम उच्चता की अतिशयता अर्थात कम उच्च हैं, जो बहुत ज्यादा ऊंची नहीं है, ऐसी पहाड़ियों का कवि वर्णन करते हुए आगे बताता है कि जो सामने देख रहा है कि बहुत कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां जो बेतरतीब ढंग से पूरे उस पठारी क्षेत्र में स्थित हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं, दूर दिशाओं। दो का अनुप्रास भी आप देख रहे हैं, अनुप्रास अलंकार की छठा कवि अलंकृत प्रयोग पूरा कविता में किया हुआ है। तो देखिए दूर दिशाओं तक, दूर दूर तक, दिगंत तक प्रसरित, दूर दूर तक विस्तृत भूभाग में फैली हुई ये पहाड़ियां कवि को नजर आई। और साथ ही क्या नजर आया, बांझ भूमि पर इधर उधर रीमा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। साथ ही बांझ भूमि पर, जो बंजर भूमि है, जो अनुर्वर है, जो अनुपजाऊ है, जहां पर बहुत ज्यादा हमारी हरी भरी फसल तैयार नहीं होती, अपितु जहां बहुत ज्यादा प्रकृति के प्रति बहुत सारी फसलों का उत्पादन नहीं होता, ऐसी बांझ भूमि पर रीमा के पेड़ इधर उधर कांटेदार कुरूप खड़े हैं। बांझ भूमि पर, जो बंजर भूमि है, अनुर्वर जो धरा है, उस धरा पर क्या है, इधर उधर अस्त व्यस्त तरीके से रीमा के पेड़ मात्र दिखाई दे रहे हैं। रेवजा एक पेड़ होता है जिसको कहा जाता है क्षेत्रीय भाषा में, जो बबूल की ही एक जाति है, एक प्रजाति है, और जिसमें काफी सारे कांटे होते हैं। आप छाया का आश्रय लेने भी जाएंगे तो बहुत सारा कांटा ही आपको वहां पर दुखदायी स्थिति को पैदा करेगा। तो यह जो रीमा के पेड़ हैं, दूर कुरूप कांटेदार कुरूप, देखिए दो शब्द ऐसा प्रयोग किया, अनुप्रासात्मकता देखिए आप, अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग देखिए, कांटेदार कुरूप खड़े हैं, क वर्ण की आवृत्ति। तो देखिए कांटेदार भी हैं, जिनमें बहुत सारे कंटकावच्छिन्न हैं, अर्थात कंटकों से युक्त हैं, बहुत सारे कांटे से युक्त हैं, और कुरूप जिनमें सुंदरता का नामो निशान नहीं है, दूर बड़े जो मन को प्रसन्नता और आह्लादित नहीं करते, ऐसे कुरूप कांटेदार रीमा के पेड़ अस्त व्यस्त तरीके से दूर दूर तक फैले हुए हैं। साथ ही क्या है, देखिए कवि आगे बढ़ता है और बताता है कि सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता। कहीं दूर कवि ने अपने चक्षुरेंद्रिय के माध्यम से ये सारे दृश्य का अवलोकन तो किया ही किया, दूसरी तरफ उसकी श्रोत्रेंद्रिय भी, उसकी कर्णेंद्रिय भी बहुत विभिन्न भिन्न स्वर का श्रवण कर रही है। और किस तरह का स्वर उसको सुनाई देता है, देखिए कहता है कि सुन पड़ता है सुग्गे का स्वर, कहीं दूर से कहीं सुग्गे का, सुग्गे तोते को कहा जाता है, तोते का एक मधुर स्वर जो हमारे हृदय पटल पर माधुरी को पैदा कर रहा है, जो मधुरता दे रहा है, जो कर्ण प्रिय है, कर्ण कटु नहीं है। तो कर्ण प्रिय ऐसे सुग्गे का स्वर दूर दूर से सुनाई दे रहा है। किस तरह की उसकी आवाज है, कवि उसका भी वर्णन करते हुए कहता है टें 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 टें, जो ये सुग्गे के स्वर की आवाज होती है, उसको उसने पूरी तरह से यहाँ पर रखते हुए बताया कि सुग्गे का स्वर कैसा है, इसकी एक विशेषता बताई, सुंदर कैसा सुग्गे का स्वर, मीठा मीठा रस टपकाता, मीठा मीठा आप देख रहे हैं, जो अतिशय मीठा हो, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग कवि ने किया, मीठा मीठा, अत्यंत मधुरिमा को प्रसरित करता हुआ, अत्यंत मधुरता को देता हुआ, मधुरता को हमारे सामने प्रस्तुत करता हुआ सुग्गे का स्वर रस टपकाता, ऐसा जैसे मधुर माधुर्य ही माधुर्य जिसके स्वर से टपक रहा हो, मानो ऐसा सुग्गे का स्वर दूर कहीं से सुनाई देता है। दूसरी तरफ सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, एक तरफ जहां यह मधुर ध्वनि है तो दूसरी तरफ कहीं एक और ध्वनि सुनाई देती है कवि को, जो कि कर्ण कटु है। कर्ण के लिए कर्ण कटु भी ना कहिए, कर्ण कर्कश है, जो कानों को काफी कष्ट पैदा कर रही है। कैसा स्वर है, तो दूसरी तरफ सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता,
इस वन प्रदेश का, इस वन भूभाग के हृदय का मानो विदीर्ण करता हुआ सा कहीं दूर से किसका स्वर सुनाई दे रहा है? सारस का स्वर, जो कि कैसा है? टिरिटों टिरिटों। कहीं दूर से सारस जो पंछी होता है, जिसकी आवाज की ध्वनि को भी कवि ने यहाँ उल्लेखित किया और कहा कि टिरिटों टिरिटों। तो ये वनस्थली का हृदय चीरता उठता गिरता, जो कभी काफी आरोह स्थल पर है तो कभी अवरोहित है, अर्थात कभी आरोह अवरोह की क्रम जो है उस स्वर में चल रहा है, कभी उच्चता को प्राप्त है, कभी निम्नता को प्राप्त है, कभी उठ रहा है, कभी गिर रहा है, कभी तेज आवाज में बोलता है, कभी उसकी आवाज काफी मंद हो जाती है, द्रुत धीमी हो जाती है। तो ऐसी उठते गिरते सारस के स्वर, जो कि कैसा है? सारस का स्वर आप देख रहे हैं, 100 का अनुप्रास भी कवि ने वर्णित किया, अनुप्रास अलंकार भी है। देखिए, टिरिटों 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 की ध्वनि सुनाई दे रही है, मन होता है। कवि सब कुछ प्राकृतिक विभिन्न उपादानों का, प्राकृतिक विभिन्न अवयवों का दर्शन करके और विभिन्न पंछियों की इस आवाज का, इस मधुर स्वर का, और कहीं कहीं जो कर्ण कटु स्वर है, इन सब का जो विभिन्न प्रकार के स्वर का, इसका कर्ण कानों के माध्यम से इसका रसास्वादन करते हुए आगे कहता है कि मन करता है। प्रकृति में देखिए, प्राधान्य व्यपदेशा भवन्ति, प्रकृति में ज्यादातर सुहावना रूप है, बहुत ज्यादा आकर्षण ही आकर्षण है। हर तरफ एक मधुरता, हर तरफ एक कोमलता, हर तरफ एक प्रेम प्रियता छाई हुई है, लेकिन कहीं कहीं है तो बहुत अल्प मात्रा में उसकी कुरूपता है। लेकिन अधिकांश जितना भी प्राकृतिक ये सौंदर्य है, ये कवि को आकर्षित करता है, और कवि इसमें भाव विभोर होकर करके, आत्म विभोर होकर करके और आत्म विस्मृत होकर के एक तरह से प्रकृति के रंग में ऐसा रंगा है कि कहता है कि मन करता है। क्या मन करता है? मन होता है उड़ जाऊं मैं, कि मानो मेरे पंख लग जाएं, और पूरा आत्म विभोर होकर करके प्रेम के रंग में एक तरह से रंग कर करके प्रकृति के सौंदर्य से अभिभूत होकर के कभी कहता है कि मन होता है उड़ जाऊं मैं। कहाँ उड़ जाऊं? पर फैलाए सारस के संग, अपने पर फैला कर करके सारस के संग, जहां से सारस की ये ध्वनि आ रही है, जहां से पूरी हृदय स्थली को वन प्रदेश के चीरता हुआ, वन प्रदेश की हृदय स्थली को विदीर्ण करता हुआ, पूरे वन प्रदेश को गुंजायमान करता हुआ जो इस सारस की ध्वनि जहां से भी आ रही है, बस वहीं मैं उड़ करके चले जाऊं और पास जाऊं। देखिए, सारस का पंछी जहां भी होता है, वस्तुतः कहा जाता है कि वो युगल के रूप में होता है, नर मादा दोनों एक साथ उपस्थित रहते हैं। तो इनकी जुगल जोड़ी, इनकी जो नर मादे की एक जोड़ी है, यह इस तरह की जोड़ी के इसके जो ये प्रेमालाप में संलिप्त ऐसी ये जोड़ी है, इस जहां ये जोड़ी रहती है, हरे खेत में, हरे भरे खेत खलियानों के बीच में जहां ये जोड़ी का स्वर मुझे सुनाई दे रहा है, बस पर फैला करके मैं भी यहीं उड़ करके चले जाऊं और जा करके क्या करूं? सच्ची प्रेम कहानी सुनूं। जिनकी प्रेम कहानी कैसी है? सच्ची। देखिए, विशेषण साभिप्राय कवि ने प्रयोग किया, जिनके प्रेम में कहीं कोई आडंबर नहीं, कहीं कोई धोखा छल छिद्र नहीं, जहां कोई दिखावा नहीं, जहां निश्चल प्रेम है, जहां कोमलता का एहसास बसा हुआ है, जहां एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव है, जहां प्रेम के बीच कोई व्यावसायिकता नहीं है, जहां नगरीय सभ्यता, जिस तरह से नगरीय सभ्यता में आपने देखा कि प्रेम का भी सौदा होता है, वह सौदापन यहाँ उपस्थित नहीं है। यहाँ निश्चलता है, यहाँ सौदा नहीं, समर्पण है। तो इस तरह के भाव को कवि ने पंछियों के बीच देखा है और कहता है इनकी सच्ची प्रेम कहानी सुनो, जिनकी प्रेम कहानी सच्ची है, यथार्थ है, सत्य है, जहाँ निश्चलता है, जहाँ प्रेमाधिक्य है, जहाँ समर्पण का भाव है, ऐसी सच्ची प्रेम कहानी सुनूं चुप्पे चुप्पे। कवि ने कितना संगारिक शब्दों का प्रयोग किया, चुप्पे चुप्पे, आंचलिक शब्दों के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग करते हुए चुप्पे चुप्पे, धीरे धीरे चुपचाप जाऊं और जा करके सारस पंछियों की ये जो जुगल जोड़ी जहां रह रही है, जहां से इनका यह इस तरह का स्वर टिरटों टिरटों की आवाज सुनाई दे रही है, इनके बीच जा करके इनकी प्रेम कहानी को सुन लूं। इस तरह से कवि ने एक तरह से प्रकृति के विभिन्न उपादानों का, प्रकृति के विभिन्न अवयवों का जहां एक और अपना आंखों देखा वर्णन किया है, साथ ही एक यथार्थपरक चित्रण के माध्यम से कवि ने इस तरह का भी एक संदेश देने का प्रयास किया है कि अगर कोमलता, सरलता, सादगी, समर्पण, प्रेम भाव यदि चाहते हैं जीवन में, तो प्रकृति की ओर लौटें, प्रकृति के बीच जाकर के देखें किस तरह से आपको एक नया संसार, एक नई दुनिया देखने को मिलेगी। और साथ ही ये दुनिया कैसी है, जो सबके प्रति प्रेम भाव को पैदा करती है, जहाँ की प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। ये पंक्ति आप अपने हृदय में समा लीजिए।
कि वास्तव में प्रकृति का जो संसार है यहीं पर सर्वाधिक प्रेम की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। प्रेम की भावनाओं को जागृत करना है, जीवन में सुकोमल बनना है, सरल बनना है, सहज बनना है, तो निश्चित रूप से प्रकृति के प्रति प्रेम को जागृत करिए, प्रकृति की ओर लौटिए। इस तरह के संदेश के साथ कवि ने ये सुंदर कविता आपके सामने गढ़ कर करके रखी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके भाव को और इसके तात्पर्यार्थ को समझिए और समझते हुए इसी भावार्थ में आपको संबंधित पद्यांश के प्रश्नोत्तर भी प्राप्त होते रहेंगे और उन प्रश्नों के उत्तरों को स्वयं से करने का प्रयास कीजिए। पुनः अगली कविता के अंक में आपको मिलेंगे। धन्यवाद।